Hello, friends. Welcome to our new initiative of Daily PT Pointers, in which we will discuss important topics and headlines of the day, keeping in mind the next year prelims, that is, prelims 2024. And the headlines of the day have been taken up from the newspapers of 2nd of July and 3rd of July. So, the first topic is the 75th Foundation Day of Institute of Chartered Accountants of India. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है, तो यूपीएससी इसमें कंफ्यूज कर सकता है, तो आप याद रखना. ये इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st ऑफ जुलाई 1949. इसी वजह से 1st ऑफ जुलाई को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है. एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949 और ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे आरबीआई है वो मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, आईसीएआई आपका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है. Recently, it has started a financial and tax literacy campaign for women. It is the regulatory body for the profession of chartered accountancy, and under the Companies Act of 2013, ICAI can be appointed as a statutory auditor of a company. Next topic है हमारा अशद पूर्णिमा. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था. नाउ न्यूज ये है कि द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is celebrating Ashad Purnima on 3rd of July, यानी कि आज. Ashad Purnima is the second most sacred day for Buddhists all over the world after the Buddha Purnima, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं. Ashad Purnima falls on the full moon day of the month of Ashad as per the lunar calendar of India. इसे श्रीलंका में यसलापोया एंड थाईलैंड में इसे असना बुचा भी कहा जाता है. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दिस डे मार्क्स लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट sermon to the first 5 disciples at Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh after attaining enlightenment at Bodh Gaya. तो बोध गया में लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी, उसके बाद वो सारनाथ गए थे एंड सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट 5 डिसाइपल्स को सरमन दिया था. ऑल्सो दिस डे मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन रिट्रीट, जिसे हम वर्ष वसा भी कहते हैं, फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स विच लास्ट फॉर 3 लूनर मंथ्स फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर and during which they remain in a single place dedicated to intensive meditation. लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हम 4 जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो लुम्बिनी जो आपका नेपाल में है, तो इस जगह पे लॉर्ड बुद्धा का बर्थ हुआ था. बोध गया पे जैसे मैंने आपको बताया उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी. सारनाथ में ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन जो आपका वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, एंड कुशीनगर में इज द साइट ऑफ हिज महापरिनिर्वाण, यहाँ पे इनको डेथ हुई थी इनकी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट हाउसेस के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज launched a campaign to transform 75 historic lighthouses across India into tourism spots. तो जो भी हिस्टोरिक लाइट हाउसेज है उनको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा जाएगा एंड एज अ टूरिज्म स्पॉट उन्हें डेवलप करा जाएगा. ये ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये कैंपेन लॉन्च करी है. एंड द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनॉग्रेटेड 3 रिवैम्प्ड लाइट हाउसेज इन द्वारका, गोपनाथ एंड वेरावल इन गुजरात. साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट ऑफ 2021 2 साल पहले आपका इनैक्ट करा गया था. This act repeals the Lighthouse Act of 1927 एंड इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जैसे नेम से इंडिकेट भी होता है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन. इसी एक्ट के अंदर हेरिटेज लाइट हाउस डेवलप करे जा रहे हैं. तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है किस एक्ट के अंडर डेवलप करा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है मरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट ऑफ 2021. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारामा राजू, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के रिलेटेड. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री के लिए रिलेवेंट है. नाउ आपको पता होगा कि रिसेंटली जो तेलुगु मूवी RRR है, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू मिला था 2023 ऑस्कर्स में, दैट मूवी इज इंस्पायर्ड बाय द लाइव्स ऑफ अलूरी सीतारामा राजू एंड कोमारम भीम. तो हो सकता है इस साल मेंस में ट्राइबल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि ट्राइबल्स का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा था, या फिर नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. अलूरी सीतारामा वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश इन द 19th सेंचुरी एंड इनके क्या एक्शंस रहे थे. ही अपोज द ब्रिटिश इन रिस्पॉन्स टू द 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट एंड ही लेड द रंपा रेबिलियन और मनियम रेबिलियन ऑफ 1922.
and in this background he was given the title of Maniam Viridu, that is hero of the jungle. अगर इनकी लेगेसी के बारे में बात करें तो अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलूरी सीताराम राजू इनकॉर्पोरेटिंग द एरियाज ऑफ पदेरू एंड रंपचोदवरम of the existing districts of Visakhapatnam and East Godavari district. मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी अनवील्ड 30 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू एट भीमावरम इन आंध्र प्रदेश एंड आरआरआर मूवी भी इनकी लाइफ से इंस्पायर्ड थी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के बारे में. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि इंडिया इज होस्टिंग द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इन गुड़गांव हरियाणा. तो ये जो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इसलिए होस्ट कर रही है क्योंकि इंडिया G20 का अभी प्रेसिडेंट है. और G20 के एंगेजमेंट ग्रुप के बारे में बात करें तो बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं सो एज टू इन्वॉल्व द सिविल सोसाइटी मेंबर्स एंड कॉमन पीपल इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. तो कौन कौन से एंगेजमेंट ग्रुप है वो मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट इज B20 विच स्टैंड्स फॉर बिजनेस 20 ग्रुप. सेकंड इज सिविल 20 और C20 जो सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज करने के लिए है. थर्ड इज आपका L20 लेबर 20 जो ट्रेड यूनियंस के साथ एंगेज करने के लिए ग्रुप है. फिर आपका P20 दैट इज पार्लियामेंट 20 and which was started to engage with the speakers from parliaments of G20 countries. S20 stands for Science 20. तो S20 में कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टार्टअप 20 है या फिर S20 है. तो S20 stands for Science 20 and इसका ऑब्जेक्टिव यही था to engage with the national science academies of G20 countries. SAI20 stands for Supreme Audit Institutions. जैसे इंडिया में कैग है वैसे ही बाकी सारी कंट्रीज में भी ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है उनकी एंगेजमेंट के लिए. फिर आपका स्टार्टअप 20 है जो इंडिया की प्रेसिडेंसी में अभी लॉन्च हो रहा है. फिर आपका T20 है. तो T20 मींस थिंक 20. जैसे T20 क्रिकेट मत समझ लेना आप. सो थिंक 20 का ऑब्जेक्टिव है टू एंगेज विद द आइडिया बैंक्स ऑफ द G20 कंट्रीज. यानी कि जैसे इंडिया में नीति आयोग है जैसे हम आइडिया बैंक कहते हैं तो बाकी सारे ऐसे थिंक टैंक्स एंगेज करेंगे. U20 स्टैंड्स फॉर अर्बन 20. W20 स्टैंड्स फॉर वुमेन 20. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्लीमेंट द 25x25 कमिटमेंट adopted at Brisbane Summit in 2014, which aims at reducing the gender gap in labor force participation by 25% by the year 2025. And Y20 stands for Youth 20. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एक प्लेस जिसका नाम है जेनिन. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ इजराइल ने यहाँ पे अटैक करा है, पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई है, इसी वजह से टॉपिक न्यूज में है. प्रीलिम्स में प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसको याद रखना. तो जेनिन क्या है? इट इज अ पैलेस्टीनियन सिटी इन द वेस्ट बैंक एंड इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी. जेनिन इज ऑल्सो नोन एज इन गेनिम, बेथहेगन, गिना और जेने. It is situated at the foot of the Jabal Nablus hills of the West Bank and along the southern edge of the Jezreel Valley. तो अगर इस लोकेशन के बारे में आए तो कौन से सराउंडिंग आपके स्ट्रक्चर्स हैं? जबल नुबलुस हिल्स एंड जजरील वैली. एंड पैलेस्टीन के बारे में आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीन के दो एरियाज हैं. एक है आपका गाजा स्ट्रिप और दूसरा आपका वेस्ट बैंक है. वेस्ट बैंक आपका जो बॉर्डर्स एरिया शेयर करता है वो इजराइल के साथ और जॉर्डन के साथ आपका शेयर करता है. एंड जो गाजा स्ट्रिप है वो आपका इजराइल एंड इजिप्ट के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमंड लीग के बारे में. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड स्पोर्ट्स के लिए रेलेवेंट है. नाउ नीरज चोपड़ा रिसेंटली वॉन एट द Lausanne Diamond League in the javelin throw and this is his second consecutive Diamond League win in this season. मई के महीने में he won gold at the Doha. Lausanne के बारे में बात करें so it is a city on the Lake Geneva in Switzerland. अब Diamond League के बारे में बात करें so it is an annual series of outdoor track and field meetings. ये 2010 में स्टार्ट करी गई थी as a replacement for the previous IAAF Golden League and IAAF World Athletics Final Events. वर्ल्ड एथलेटिक्स इसे ऑर्गेनाइज कराता है. और अगर नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो आप सबको वैसे पता ही होगा कि एट द 2021 टोक्यो ओलंपिक्स ही वॉन गोल्ड इन द जैवलिन थ्रो एंड थस बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एंड द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड आफ्टर अभिनव बिंद्रा. तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता है. बट ओवरऑल देखें तो अभिनव बिंद्रा ने पहली बार जीता था ओलंपिक गोल्ड. उन्होंने शूटिंग में जीता था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस which was held in New Delhi. ये जो कांग्रेस है it is being organized by the National Cooperative Union of India under the theme of अमृतकाल.
prosperity through cooperation for a vibrant India. And he also launched e-portals of e-commerce website for cooperative marketing and e-portal for cooperative extension and advisory services. साथ ही मैंने सोचा कॉपरेटिव्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 ये लोकसभा में लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा गया था एंड वहीं पे अभी पेंडिंग है। एंड दिस बिल अमेंड्स द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002। इस अमेंडमेंट बिल का ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एंड टू एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक प्लेस जिसका नाम है नमरूप। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है। आप देख सकते हैं कि ये असम में बेस्ड है। तो रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर flagged of the first methanol consignment to Bangladesh from Assam Petrochemicals plant at Namrup. In fact, इसी साल अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी inaugurated the 500 tons per day plant at Namrup, which is a project of the Assam Petrochemicals Limited and is a joint venture of the government of Assam and Oil India Limited. अगर नमरूप के बारे में बात करें, so this town is located close to the foothills of the Patkai Hills and ये असम में लोकेटेड है आपका एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ये असम की डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। रिवर दिहिंग और दिसांग फ्लोज थ्रू दिस टाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लेवरी के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली द किंग ऑफ नीदरलैंड्स अपोलोजाइज्ड फॉर द रोल ऑफ नीदरलैंड्स इन द स्लेवरी ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th सेंचुरी। यानी कि अफ्रीका से स्लेव्स उठाए जाते थे एंड उनको बाकी सारी कॉलोनियल स्टेट्स में ले जाया जाता था एंड काम कराया जाता था। तो वहां पे उन्होंने सूरीनेम में अपोलोजाइज करा है। तो इस बैकग्राउंड में पहले तो सूरीनेम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक इस वजह से भी न्यूज में थे क्योंकि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड अ विजिट टू सूरीनेम। ये आपकी लैटिन अमेरिका में लोकेटेड है कंट्री जिसे हम साउथ अमेरिका भी कहते हैं एंड दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन, फ्रेंच गुयाना एंड ब्राजील। It is situated slightly north of equator and of all the South American countries it is the smallest country. इसकी जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो है आपकी परमरिबो एंड इंडियन डायस्पोरा आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है। अब सोचा स्लेवरी आया है तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में भी बात कर ले। वैसे मैंने कुछ दिन पहले इसको बताया था, सोचा एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीवियस डेज के वैसे हेडलाइंस ऑफ द डे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था, सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है एंड जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय वॉक फ्री जो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। 2023 का इंडेक्स इस बार का 5th एडिशन था एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स मॉडर्न स्लेवरी रेफर्स टू सिचुएशंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट अ पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज और लीव बिकॉज ऑफ थ्रेट्स, वायलेंस, कोercion, डिसेप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 8.7 है दैट कॉल्स फॉर एंडिंग मॉडर्न स्लेवरी। इसकी फाइंडिंग्स ये थी कि 50 मिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी एंड आउट ऑफ दोज 50 मिलियन 12 मिलियन आर चिल्ड्रन। अगर हम इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा प्रेवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी है वो आपकी नॉर्थ कोरिया में है। प्रेवलेंस रेफर्स टू द इंसिडेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी पर 1000 पॉपुलेशन एंड लोएस्ट प्रेवलेंस है आपकी स्विट्जरलैंड में। बट कंट्रीज होस्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इज इंडिया फॉलोड बाय चाइना बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन। और मॉडर्न स्लेवरी के अंदर क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आता है फोर्स लेबर विच इंक्लूड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस सच एज फोर्स्ड मैरिज, डेप्ट बॉन्डेज एंड चाइल्ड सोल्जर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि अजीत पवार हैज टेकन ओथ एज द महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अब ये जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ना तो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ना तो आर्टिकल 164 दे मेंशन अबाउट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 सिर्फ यही कहता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है दैट इज अंडरस्टूड एज बीइंग इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है he or she enjoys the same pay and perks as a cabinet minister। तो बाय कन्वेंशन चल रहा है ये। एट प्रेजेंट इंडिया में 12 स्टेट्स में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं एंड इंडिया का जो पहला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो थे आपके बिहार में और उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो पहले तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स कम थे बट 1967 के बाद जब कांग्रेस की डोमिनेंस स्टेट्स में थोड़ी कम हुई तो उसके बाद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स इमर्ज होना शुरू हुए। जैसे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उसी तरीके से सेंटर पे भी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स भी पास्ट में रहे हैं।
तो अगर लिस्ट देखें तो सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो थे वल्लभ भाई पटेल, देन मोरारजी देसाई। 1977 और 1980 के बीच में थे आपके चरण सिंह, जगजीवन राम एंड यशवंत राव चौहान। फिर आपके लेट 80s में आपके थे देवीलाल एंड अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आपके एल.के. अडवाणी। देवीलाल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए थे इन द वीपी सिंह गवर्नमेंट 1989 में, उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी करा गया था कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने इन के.एम. शर्मा वर्सेस देवीलाल इन 1990 के केस में उनकी अपॉइंटमेंट को अपहेल्ड करा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैंगोंग लेक या फिर पैंगोंग सो। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 11 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज यही है कि इंडिया एंड चाइना आर इंक्रीजिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो या फिर पैंगोंग लेक। तो यहाँ पे काफी फाइटिंग चल रही है। तो इस लेक की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस लेक इज लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो स्पैन्स द वेस्ट तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये एक एंडोरेक लेक है, जिसका मतलब है कि ड्रेनेज बेसन normally retains the water and allows no outflow to other external bodies of water. It has a landlocked basin separated from the Indus River basin by a small elevated ridge. And Khurnak Fort lies on the northern bank of this lake. फिर आपका पेज 12 पे हिंदू न्यूज़पेपर के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स आए थे, पर ये मैंने पास के हेडलाइंस ऑफ द डे डेली पॉइंटर्स में मैंने डिस्कस करा था, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लॉ कमीशन डिस्कस कर रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहता है। तो अब प्रीवियस डेली पॉइंटर्स में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस का। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के लास्ट पेज पे आया था, पेज 20 पे, एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। तो इन्होंने सिंपल बताया कि ऑस्मोसिस है क्या और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब है when a fluid moves from a place of higher concentration to a lower concentration through a semi-permeable membrane। और इसकी एप्लीकेशन में देखें कि अगर आप काफी देर से नहा रहे हैं तो आपकी फिंगर्स पे रिंकल्स आ जाते हैं। ट्रीज में अगर देखें, सो ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ द पंपिंग सिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स up from the roots to the leaves. Also, liquid moves from one part of an organism to another through cellular membranes that are semi-permeable. तो इस इंफोग्राफिक में आप देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, और अगर यूपीएससी में आए तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 20 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करा था, अब प्रीवियस डे के डेली पॉइंटर्स आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें की डायमेंशंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश करी गई थी इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स which evaluated the sequences of 127 apparently healthy and 32 sick infants. It found that just over 10% of the infants had an unanticipated risk of genetic disease. तो इसमें यही बताया कि क्यों ये स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नीड टू स्क्रीन हेल्दी बेबीज, क्यों इसको और ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड इसके एथिकल एस्पेक्ट्स, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, Instagram and Telegram. Thank you.